नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश पुनः आप सबकी सेवा में अपने चैनल ब्रेन ब्रेन जीएस के माध्यम से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। हम इसमें एक सीरीज चला रहे हैं संविधान की। भारतीय संविधान से संबंधित जो बिंदु महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको मैंने स्टार्ट किया है। उसमें मैंने सबसे शुरुआत में संविधान के भाग लिए हैं। संविधान के भाग के बारे में मेरा आज अंतिम वीडियो है, तीसरा पार्ट होगा। मैंने 3 पार्ट में छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। 3 पार्ट में हमारा संविधान के जो भाग हैं 22 भाग वो कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें क्या क्या विवरण दिया है, किससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैंने बताया है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे जो 2 वीडियो हम भेज चुके हैं उनको देखिए, और उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं तीसरा वीडियो, समय बर्बाद ना करते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, होली का त्योहार चल रहा है, होली मनाइए, वीडियो देखिए, तैयारी करिए। जुलाई अगस्त में परीक्षाओं की लाइन लगेगी। ठीक है, इलेक्शन के ठीक बाद, इसमें इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारे सामान्य निर्वाचन जो लोकसभा का सामान्य निर्वाचन है वो होने जा रहा है, 18वीं लोकसभा का। तो उसमें भी रुचि लीजिए, चढ़ बढ़ के वोट डालने के लिए हिस्सा लीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के तहत उसके भाग, उसका तीसरा भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट जो हमने इसमें लिया है महत्वपूर्ण। मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे उनको कहां तक, मैंने भाग 11 तक बात कर ली थी, भाग 11 तक बात कर ली थी साथियों। आज हमने भाग 12 लिया है। मैं भाग 11 में थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा साथियों। भाग 11 जो बताए थे केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य के जो संबंधों की बात की गई वो 11 और 12 में की गई है। भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। विधायी संबंध जो है वो साथियों 245 से अनुच्छेद 245 से 255 तक दिए गए हैं, और उसी के तहत जो भाग, उसका दूसरा अध्याय है भाग 11 का, प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंधों की चर्चा जो की गई है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक की गई है। तो भाग 11 में जो था वो विधायी और प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अक्सर यहाँ पे जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो कंफ्यूज करता है कि वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध इनको दे देता है और भाग पूछ लेता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध, भाग 12 में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। तो आज हम 11 की बात बता दी मैंने आपको। भाग 12 में साथियों वित्तीय संबंध है। क्या है? वित्तीय संबंध है। इनके अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इनके अनुच्छेद हैं 264 से 293 तक। मैं आप लोगों को थोड़ा और रिवाइज कराना चाहूंगा कि हमारे संविधान के भाग चल रहे हैं। टोटल प्रश्न आता है कि टोटल संविधान में भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। तो आप लोग, मैं जो वीडियो मैंने भेजे हैं उसमें मैं बता चुका हूं, मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद 395। कितने हैं? 395 है। अनुसूचियां कितनी हैं? वो साथियों 12 हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो अनुसूचियां थी 8। 4 अनुसूची जो बढ़ाई गई वो विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ दी गई 4 अनुसूचियां, तो टोटल हो गई 12। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है। संशोधन के हिसाब से 450 से ज्यादा हो गए, लेकिन मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भागों में भी कई भाग जोड़े गए, काखा गागा करके। इसी तरीके से अनुच्छेद में भी काखा गागा करके कई अनुच्छेद जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यहीं पे कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। आइए बात करते हैं आगे। तो वित्तीय संबंधों की बात हो गई, जो कि 264 से लेकर 293 तक बात करता है। और इन्हीं वित्तीय संबंधों के तहत वित्तीय भाग जो 12 है, भाग 12 के ही तहत एक अनुच्छेद है साथियों, वो अनुच्छेद है 280। अनुच्छेद है 280। 280 सुना होगा। 280 में एक राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग। वित्त से मामला संबंधित है तो जाहिर सी बात है वित्तीय संबंधों में ही होगा। वित्त आयोग का भी काम क्या है? वो भी केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा करता है। 5 साल के लिए गठित किया जाता है। वो आगे अपने 5 साल के लिए उसकी सेवाएं ली जाती है, 5 साल के लिए अपनी सिफारिशें देता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल में अपनी सेवाएं देता है। तो वित्त आयोग का जो व्यवस्था की गई है वो 280 में की गई है। और वित्त आयोग साथियों एक संवैधानिक संस्था है। इसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक है, लेकिन संस्था संवैधानिक है।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वित्त आयोग 280 के तहत इसी के तहत दिया गया है। इसी में एक और बिंदु मैंने शामिल किया है साथियों, संपत्ति का अधिकार। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे देश के नागरिकों को और जो अन्य नागरिक नहीं है उनको भी कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जो कि यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से उद्धृत हैं। इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 को भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसमें 7 संवैधानिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ कि संपत्ति का अधिकार जो था उस पर विवाद हुआ, संपत्ति का मामला गड़बड़ाया। तो वहां से 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया साथियों, तो उसमें संवैधानिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को संविधान से निकाल दिया गया। ये है मौलिक अधिकार से संवैधानिक संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसी वित्तीय अध्याय के तहत 300 का में अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, केवल कानूनी या विधिक अधिकार है, जो कि 300 का अनुच्छेद में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार का विवरण 300 का में दिया गया है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान से हटा दिया गया था। वर्तमान में मैं चर्चा कर रहा था मौलिक अधिकारों के 7 मौलिक अधिकार थे। ये मौलिक अधिकार कितने में दिया गया था? अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में इसका विवरण था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस संपत्ति के अधिकार का विवरण मौलिक अधिकारों में एक जगह पे और था। हमें मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 के तहत, मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक 3 अनुच्छेद हैं, उसमें विवरण दिया गया स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 से 22 में। तो अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 7 प्रकार की, 1 2 3 4 करके, काका गागा करके 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी हमको मौलिक अधिकार में। वो 7 में से छठे नंबर पर 19(1) के तहत 4, 19(1) 4 छातक थे। कितने तक थे? 19(1) का से लेकर 19(1) छातक दिए थे, 7 दिए गए थे। तो संपत्ति के अधिकार को जो विवरण दिया गया था साथियों, वो 19(4) में दिया गया था, 19(1) 4 में दिया गया था। तो जब मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो अनुच्छेद 31 को हटाया गया, यहां से हटाया गया, और जो अनुच्छेद 19 के तहत 19(1) 4 में दिया गया था, वहां से भी इसको विलोपित कर दिया गया। दोनों जगह से इसको हटा दिया गया। अब ये केवल कानूनी अधिकार है। तो वहां पे स्वतंत्रताएं कितनी रह गई? जो हमें अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, वहां पर अब केवल 6 स्वतंत्रताएं हमको प्राप्त है। और एक बात, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ केवल भारतीयों को, कुछ सभी को, जो विदेश से भी आए हैं, नागरिकता जिन्होंने ली उनको भी प्राप्त है। तो 19 एक ऐसा संविधान में 19 में से 19वां अनुच्छेद जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13, भाग 13। भाग 13 में दिया गया है साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य या समागम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाणिज्य के संबंध में है। ये 301 से 307 में इसका विवरण दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 14 और भाग 14 का दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बात की है, जिसकी हम सभी परीक्षा की तैयारी करते हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कराई जाती है, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है, IAS IPS, जिसको संघ लोक सेवा आयोग कराता है। और प्लस राज्यों के अंदर जो लोक सेवा आयोग हैं, उनकी भी विवरण इसी भाग में मिलता है। किसमें? भाग 14 में मिलता है। इनका विवरण 315 से 323 में दिया गया है। 315 से 323 इसका भाग कौन सा है? भाग 14। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है मैचिंग में। भाग 14 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, इसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 14 में जोड़ा गया था। भाग 14 में जोड़ा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? भाग 14 का। भाग 14 का 14 के तहत जोड़ा गया, 14 का बनाया गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रशासनिक अधिकरण, इसके अनुच्छेद कौन से हैं? 323 का से लेकर 323 खा में इसका विवरण दिया गया है। फिर हम बात करते हैं भाग
15 की भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन का विवरण जो दिया गया है वो अनुच्छेद 324 से 329 का तक दिया गया है। 324 से अनुच्छेद 329 का। निर्वाचन साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, क्योंकि इस समय हम लोग लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे देश में आचार संहिता लागू है। हम इस पे वीडियो भी दे चुके हैं आप लोगों को। उसके बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वर्तमान का, करंट का। 18वीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 जून तक चुनाव संपन्न होने हैं। अभी आचार संहिता लगी है तो हम लोगों को बड़ा ही हिसाब किताब से रहना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे कानून के खिलाफ हो, आचार संहिता का उल्लंघन हो। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। आचार संहिता का पालन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। तो निर्वाचन में सभी लोग लगे हैं और सभी लोगों को अपना मत देना है। जो भी हमारे देश में 18 साल का हो जाता है व्यक्ति, युवा युवती, वो हमारे देश की निर्वाचन लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है और उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, निर्वाचन से संबंधित है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि निर्वाचन में अब जो मतदान करने का अधिकार है, हमें मतदान करने का जो अधिकार मिला है वोट डालने का, वो कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? कानूनी यानी विधिक या संवैधानिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो 18वीं लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी निर्वाचन आयोग, जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, इसी की पूरी जिम्मेदारी है। ये चुनाव कराता है, वो चाहे राज्यों के चुनाव हो, राज्य विधानसभाओं के, या चाहे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव हो, निर्वाचन आयोग ही कराता है। यहाँ पर हम एक प्रश्न और पूछेंगे आप लोगों से, करंट से संबंधित है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे निर्वाचन आयोग के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका क्या नाम है और उनका क्रम कौन सा है? मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है और उनका जो क्रम है, नियुक्ति का क्रम, वो कौन सा है? ये 3 प्रश्न आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों जैसे एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और एंग्लो इंडियन, एसटी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इसमें। साथियों यही वो भाग है जिसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए संविधान में, लोकसभाओं में, लोकसभा चुनाव में और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया गया, आरक्षण दिया गया है उनमें सीटों का। किसमें? भाग 16 के तहत। भाग 16 के तहत लोकसभा चुनाव, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में इन वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसका विवरण देखने के लिए हमको कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? 16। और उसके अनुच्छेद कौन से हैं? 330 से लेकर 342 तक। 330 से लेकर 342 में एससी, एसटी, ओबीसी और एससी, एसटी, ओबीसी, इन सबके लिए हमें विवरण प्राप्त होगा इसका। ठीक है, अगला भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया है। 343 से 351 में इसका विवरण दिया गया है, जो हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, उसका विवरण हम 343 से 351 में पढ़ते हैं। इसके बाद भाग 18। भाग 18 में हम पढ़ेंगे आपात उपबंध। साथियों हमारे आपात उपबंध की व्यवस्था संविधान में 352 से 360 अनुच्छेद में की गई है। 352 से 360 में की गई है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, हमको जानकारी होनी चाहिए। तो 352 जो अनुच्छेद है साथियों, वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। जब हमारे देश में कोई विदेशी आक्रमण कर दे, हमारे किसी क्षेत्र पे आक्रमण कर दे, या कोई किसी प्रकार का कोई आपस में समस्या पैदा हो जाए, ऐसी समस्या पैदा हो जाए कि उससे हमारा संवैधानिक ढांचा चरमराने का डर हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारे देश में आपातकाल लागू कर दिया जाता है, जो कि लागू हो चुका है इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, वो किसके तहत हुआ था? 352 के तहत हुआ था। 356 सभी जानते हैं साथियों, राष्ट्रपति शासन को 356 के तहत लगाया जाता है। जब किसी प्रदेश में, राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो जाता है, वहां की सरकार शासन करने में विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ये लगाया जाता है 356 के तहत। 356 के तहत 360 में क्या चाहते हो? 360 में वित्तीय आपात लगाए जाते हैं। हमारे देश में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगर प्रश्न आता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो साथियों इसका होगा एक बार भी नहीं, 0। मतलब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, बाह्य आक्रमण के उसमें नहीं लगाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तो प्रदेशों में लगते रहता है, सब में अलग अलग लगा है।
आगे बात करते हैं भाग 19। इसमें प्रकीर्णन दिया है साथियों 361 से 367 में कुछ प्रावधान दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। भाग 20 में हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। जब हमारे देश में संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में संसद में संविधान का कोई संशोधन किया जाता है तो उसका विवरण 368 में दिया गया है। किसका दिया गया? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं भाग 21 की साथियों। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, असम को विशेष दर्जा, तेलंगाना को विशेष दर्जा दिया गया, उड़ीसा को विशेष दर्जा दिया गया, यानी इनमें कुछ प्रावधान किए जाते हैं उनको विशेष दर्जा देने के लिए, कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती है कुछ राज्यों को, उनके बारे में विवरण जो हमें किसमें मिलता है? भाग 21 में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग 22, लास्ट संविधान का अंतिम भाग 22वां भाग जो है वो इसमें संविधान से संबंधित विवरण दिया है, उसका नाम दिया गया है, उसकी भाषा दी गई है, इन्हीं के बारे में हमें बात बताता है। कौन सा भाग 22वां बताता है, जिसका कौन सा अनुच्छेद है? 353 से 393 से 395, और जो अस्थायी संक्रमणकाल विशेष उपबंध था ये 369 से 392 में दिया गया है। ठीक है, और संक्षिप्त नाम वगैरह जो उसका संविधान के बारे में बताया गया वो 393 से 395 में दिया गया। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे 3 वीडियोज में मैंने संविधान के 22 भागों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया, और इतना ट्रिक के हिसाब से बताया कि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। आप लोग बस मेरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको आप लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मेरा अगला वीडियो अनुसूचियों पे होगा, जो 12 अनुसूची है साथियों उनके बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या उसमें प्रश्न बनते हैं। तब तक बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए होली का। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।